नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। आज हम लोग पढ़ेंगे निदर्शन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग। बच्चों, अभी तक मैंने जितने भी वीडियो आप लोगों को भेजे हैं, आप लोगों का रिप्लाई आया है व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा और वैसे भी कि आप लोगों को मेरे वीडियो समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आपके लिए ये यूज़फुल है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इम्पॉर्टेंट अनुसंधानकर्ता के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी। अनुसंधानकर्ता के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो अनुसंधान का जो आगे का कार्य बढ़ता है वो सैम्पलिंग के आधार पर ही बढ़ता है, सैंपल के आधार पर ही बढ़ता है। जैसा सैंपल होगा वैसे ही वो अपने टूल्स और टेक्निक्स का निर्माण करेगा, उसी आधार पर वो डाटा कलेक्ट करेगा और आगे की प्रोसेस वो उसी आधार पर करेगा। और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है आपको भी सर्वे करना है, आपका भी प्रैक्टिकल वर्क है और दूसरा ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में किसी न किसी रूप में आता ही है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सैंपल क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होती है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी और वीडियो के साथ साथ बच्चों में जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, आपको जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाता है आप उनको भी पढ़ें। जब वीडियो देखेंगे और उससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है आप उसको पढ़ेंगे तो वो कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ये वीडियो के लिए आप लोगों के लिए एक बेनिफिट ये है कि क्लासरूम स्टडी में तो आप एक दिन क्लास अटेंड कर लेते हो, वो चैप्टर पढ़ लेते हो, फिर आगे हम बढ़ते जाते हैं। और ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप जब भी आप पढ़ने बैठे आप वीडियो देख लें, आप फिर उसको स्टडी मटेरियल को पढ़ें तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। स्टडी मटेरियल पढ़ें और फिर वीडियो देख लें तो आपको वो कंसेप्ट बिल्कुल याद हो जाएगी। तो आज हम आगे देखते हैं कि निदर्शन क्या है। निदर्शन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 वीडियो शेयर किए थे सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण के, आपको ये पता हो ही गया है, आपको समझ में आ गया है कि अनुसंधान क्या है, सर्वेक्षण क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। 2 वीडियो मैंने आपको शेयर किए हैं। तो और जो वैज्ञानिक पद्धति मैंने आपको शेयर की है उसमें भी जो मुख्य स्टेप है आपकी वो सैम्पलिंग मेथड आती है आगे। तो अब यहाँ देखें हम कि निदर्शन प्रणाली क्या है। तो जैसे ये हम एक लाइन इसको पढ़ते हैं। सामाजिक अनुसंधान का कार्य आरंभ करने से पूर्व यह निश्चय करना आवश्यक हो जाता है कि जिस विषय का अध्ययन करना है उसका आधार समस्त जनसंख्या या इकाइयों को बनाया जाए अथवा उसके किसी एक भाग को। यानी जब हम किसी भी विषय का चुनाव करने के बाद हम उससे रिलेटेड व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जिस पे हमें सर्वे या अनुसंधान करना होता है, तो अनुसंधान कार्य का जो डाटा कलेक्शन है उन्हीं इकाइयों के आधार पर होता है, उन इकाइयों से हम लोग सूचना एकत्रित करते हैं। तो ये 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक है जनगणना पद्धति सेंसस मेथड और दूसरी निदर्शन पद्धति सैम्पलिंग। ये क्या है? इसमें समस्त जनसंख्या इकाइयां आती है और इसमें केवल कुछ चुनी हुई प्रतिनिधि इकाइयां आती है। यानी एक मेथड तो ये होता है कि हम जितनी भी उस विषय से संबंधित जितने भी लोग हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, हर एक व्यक्ति के पास जा जाकर हम उससे डाटा कलेक्ट करें। जैसे जनगणना पद्धति में आप जानते हो ना कि जब भी जनगणना होती है तो घर घर जाकर एक एक व्यक्ति का डाटा कलेक्ट किया जाता है, उससे संबंधित सारी डिटेल कलेक्ट की जाती है। तो यहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति को छोड़ते नहीं है, हम एक एक व्यक्ति से सूचना एकत्रित करते हैं। तो उसको हम कहते हैं जनगणना पद्धति, यानी समस्त जनसंख्या या इकाइयां जो हमारी विषय से संबंधित जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं या जो भी इकाइयां होती है उसको हम इकाई बोलते हैं। और दूसरी मेथड होती है कि हम इन समस्त जनसंख्या इकाइयों का अध्ययन न करके उनमें से कुछ इकाइयों का हम चुनाव कर लेते हैं। तो और जो कि वो प्रतिनिधि इकाइयां होती है ना, इन सभी इकाइयों की जो विशेषता है उनमें सारी विशेषताएं उन जो चुनी हुई इकाइयां उसमें होनी चाहिए, उसको हम निदर्शन कहते हैं, सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। समझ में आया? यानी 2 तरीके से अनुसंधान का डाटा कलेक्ट किया जाता है इकाइयों से, एक तो समस्त जनसंख्या से और दूसरा कुछ चुनी हुई जो प्रतिनिधि इकाइयां हैं उनसे। तो उसको हम जो इकाइयां हैं
प्रतिनिधि इकाइयां, उसको हम निदर्शन कहते हैं। आगे और क्लियर करते हैं इसको। देखिए, निदर्शन प्रणाली में जो मेथड है, जो इसकी निदर्शन प्रणाली है, उसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों, आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, यहाँ पर आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। और इसमें कंफ्यूजन क्या है कि जो निदर्शन प्रणाली है और एक निदर्श या प्रतिदर्श, सैंपल और सैंपलिंग, इन दोनों चीजों में आप अंतर देखिए कि सैंपल किसको कहा जाता है और सैंपलिंग किसको कहा जाता है। यानी निदर्शन प्रणाली किसी भी समग्र यूनिवर्स, समग्र का मतलब होता है जो हमारे विषय से संबंधित जितने भी लोग हैं उसको हम टोटल संख्या को, जनसंख्या को हम समग्र कहते हैं। और उनमें से उसकी कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। तो इस चुनने की क्रिया को निदर्शन सैंपलिंग मेथड कहते हैं। यानी जो ये क्या एक मेथड है, निदर्शन प्रणाली सैंपलिंग एक मेथड है। कौन सी मेथड है? जो कि हम पूरी जनसंख्या में से, पूरा समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का जो हम चयन करते हैं, तो जो चयन करने की जो क्रिया है उसको हम सैंपलिंग कहते हैं। और सैंपल किसको कहा जाता है? इस चुनी हुई इकाइयों के समूह को निदर्श या प्रतिदर्श या सैंपल कहा जाता है। यानी ये डायग्राम आप इससे जो ये चित्र मैंने आपको दिखाने के लिए इसको और क्लियर हो जाएगा कि ये तो हो गया हमारी सारी समग्र जनसंख्या या समग्र इकाइयां, है ना। और उनमें से हमने कुछ इकाइयों का चयन किया है। तो ये जो इकाइयां हैं ये प्रतिदर्श या सैंपल कहलाती है। और इनमें से जो इकाइयों का हम चयन करने की जो प्रोसेस है, मेथड है, उसको हम सैंपलिंग कहते हैं। समझ में आया? क्लियर कि ये एक मेथड है। कौन सी मेथड? सैंपल चुनने की, है ना। सैंपल चुनने की एक मेथड है। तो यहाँ आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, इसको बिल्कुल क्लियरली ध्यान में रखें कि प्रतिदर्श सैंपल किसको कहा जाता है? जो इकाइयों को हमने चुन लिया है। यानी हमने 1000 इकाइयों में से अगर 50 या 100 इकाइयों को हमने चुना है तो वो प्रतिदर्श या सैंपल कहलाएगा। और जो चुनने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो मेथड है, वो हमारी निदर्शन प्रणाली सैंपलिंग कहलाएगी। समझ में आ गया आपको कि ये तो हुआ समग्र, और उनमें से जो उस मेथड के द्वारा, सैंपलिंग मेथड के द्वारा, ये मेथड बहुत सारी है जो हम आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको बताऊंगी कि कौन कौन सी जो मेथड्स है जिसकी वजह से हम सैंपल का चुनाव करते हैं। यहाँ आप केवल इतना समझिए कि सैंपल किसको कहा जाता है और सैंपलिंग किसको कहा जाता है। तो ये समग्र में से हमने कुछ इकाइयों का चुनाव कर लिया, वो प्रतिदर्श कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए कि हमें कॉलेज का अध्ययन करना है, कॉलेज की छात्राओं का अध्ययन करना है, तो हमारे कॉलेज में जितने भी 5000 10,000 बच्चे हैं, ये टोटल मान लीजिए हमारे कॉलेज के टोटल 5000 बच्चे। अगर हम हमारे आर्ट्स कॉलेज की कोटा की बात करें तो मान लीजिए कि ये टोटल हमारे कॉलेज के बच्चे हैं और ये अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे हैं, ठीक है। तो अब हमें इनमें से हम सारे 5000 6000 बच्चों का सर्वे तो नहीं कर पाएंगे, उन पर अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं? फिर उनमें से सैंपल का चुनाव करते हैं। यानी हम ऐसा सैंपल लेंगे कि उनमें से सभी विषय के जो बच्चे हैं उसमें पूरा प्रतिनिधित्व हो जाए। कि यानी हमने सारे विषय में से, जैसे यहाँ पर मैंने आपको शो किया है, कोशिश करी है कि आपको समझ में आए कि हमने यहाँ से हर सब, मान लीजिए ये जो कलर दिख रहे हैं ये एक एक विषय के जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, या मान लीजिए हर ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पीजी के भी बच्चे हैं। तो इस तरह से हमने ले लिया कि सारे ईयर के बच्चों को हमें लेना है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमने अलग अलग जो विषय के और अलग अलग ईयर के बच्चे, उनमें से हमने चुन लिया कुछ बच्चों को, और ये हमारा सैंपल हो गया। समझ में आया कि ये समग्र में से हमने कुछ का चुनाव किया, और हम इन्हीं कुछ इकाइयों, जो कि हमारा सैंपल प्रतिदर्श कहलाता है, इस पे हम आगे अनुसंधान करते हैं। आगे हम देखें निदर्शन का अर्थ। अब क्या होता है, निदर्शन किसको कहा जाता है, सैंपलिंग या सैंपल किसको कहा जाता है? तो हम देखें, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि निदर्शन प्रणाली में समस्त समूह का एक भाग प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है तथा उसके अध्ययन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष समस्त समूहों पर लागू कर दिए जाते हैं। यानी ये क्या होता है कि इस निदर्शन सैंपलिंग मेथड से, निदर्शन प्रणाली से हम समस्त समूह के किसी एक भाग का हम चुनाव करते हैं। एक भाग यानी
कुछ लोगों का हम चुनाव करते हैं जो कि प्रतिनिधि रूप में होता है, उसका रिप्रेजेंट करता है, और उसके ऊपर जो भी हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन पूरे समूह पर लागू कर दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैंने अभी आपको कॉलेज का एग्जाम्पल दिया कि हमने जो हमारे तीनों ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए, प्रीवियस और फाइनल, ये पांचों ईयर में से हमारे जितने भी 5000 6000 बच्चे हैं उनमें से हमने कुछ बच्चों को, अब ये मेथड कैसे अब उन बच्चों को कैसे चुनेंगे कि इसकी बहुत सारी मेथड्स है जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से हमने 10% ले लिया, 20% ले लिया, है ना, तो उनको लेकर और वो ऐसा चुनाव करेंगे कि उस सारे लोगों की जितने भी हमारे समग्र हैं उनका सारी विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने विषय फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब ले लिया हमने, और जब हमने चुनाव किया कि हमने मान लीजिए 20% ले लिया या हमने 100 या 200 बच्चों का चुनाव कर लिया, तो उनमें कितने कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से बच्चों का रिप्रेजेंट होना चाहिए, और सभी का होना चाहिए। ऐसा नहीं हमने प्रीवियस छोड़ दिया और फाइनल और तीनों ईयर ले लिए, या फर्स्ट ईयर छोड़ दिया, तो सभी ईयर को हमें उसमें आना चाहिए, सभी ईयर उनकी विशेषता पूरी उस समूह के अंदर होना चाहिए कि पांचों ईयर के बच्चे हो। फिर पांचों ईयर के बच्चों को भी हम उन्हीं के परसेंटेज के हिसाब से लेंगे कि जैसे पीजी में बच्चे कम होते हैं, फर्स्ट ईयर में ज्यादा होते हैं, तो रेशो हम उसी हिसाब से चलेंगे कि हमने ऐसे नहीं किया कि कहीं से भी कितने भी बच्चे उठा लिए, हम उसको देखेंगे कि उसका रेशो क्या है, कितने बच्चे फर्स्ट ईयर में कितने, तो हम एक परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि हमने 5% ले लिया, 10% ले लिया, तो बराबर उसका रिप्रेजेंट हमें निकल के आएगा। तो इस तरह से हम देखें कि, और जो उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, वो सारा रिजल्ट पूरे समूह के ऊपर लागू होगा। जैसे मान लीजिए हमने पूरे टोटल पांचों ईयर में से हमने 200 बच्चों का चुनाव कर लिया और उन 200 के ऊपर हमने सर्वे किया, और जो रिजल्ट हमारा निकल के आया वो हमने हमारे पूरे टोटल जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं पांचों ईयर में, उन सब के ऊपर वो रिजल्ट लागू कर दिया। अब यहाँ पर आप इस तरह भी समझ सकते हो कि जैसे सैंपल हम कहें कि जो हमारा प्रतिदर्श सैंपल है, सैंपल किसको कहा जाता है, यानी वही समग्र का एक छोटा सा प्रतिनिधि, और उस पे जो रिजल्ट निकलता है वो पूरे समूह पे लागू कर दिया जाता है। उसको आप इस तरह से समझिए कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए कहता है ना, तो हम कभी ना कभी बीमार होते ही हैं और हमारा ब्लड टेस्ट होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी का ब्लड तो नहीं निकालेगा ना, निकालता है नहीं, तो क्या करता है कि वो हमारा थोड़ा सा सैंपल लेता है, कहते हैं ना कि हमें ब्लड सैंपल देना है टेस्ट के लिए, तो थोड़ा सा वो सैंपल निकाल लेगा और वो लैब में उसका वो करेगा, टेस्ट करेगा, और जो भी रिजल्ट निकलता है डॉक्टर क्या करता है, उस छोटे से जो भी जितने भी जो हमारा ब्लड निकाला है उस पर जो रिजल्ट निकला है वो हमारी पूरी बॉडी के ब्लड के ऊपर लागू कर देता है। ऐसा तो नहीं कि वो बार बार थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहेगा और फिर उसका टेस्ट करता जाएगा कि हाथ का रिजल्ट अलग है, पैर का अलग है, हाथ पैर के खून का अलग है, हाथ के खून का अलग है, ऐसा नहीं करता ना, वो इतने छोटे से सैंपल लेके और उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारी पूरी बॉडी के ब्लड पर लागू कर देता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि जब हम समाज में जब हम समाज की कोई भी सामाजिक घटना का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो जितना भी समाज के उस विषय से संबंधित जितने भी लोग हैं उनमें से हम समस्त का अध्ययन तो नहीं कर सकते, तो हम उनमें से थोड़े से लोगों का चुनाव करते हैं और उन थोड़े से लोगों को कुछ मेथड से उसके आधार पर हम उनका सिलेक्शन करते हैं, और उसके आधार पर हम अपना डाटा कलेक्ट करके जो रिजल्ट निकलता है वो उससे संबंधित जितने भी लोग हैं वो पूरे समाज के ऊपर लागू हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए कि बाल श्रमिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो पूरे हम राजस्थान या इंडिया का ना लेके हम केवल हमारे जो कोटा है, कोटा शहर का ही अगर लेते हैं कि किसी एक शहर में ही हम बाल श्रमिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो तमाम जितने भी बाल श्रमिक है उन सब का अध्ययन करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, या पूरे राजस्थान में जितने बच्चे हैं उनका अध्ययन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उनमें से कुछ थोड़े से पहले हम उनका मोटा मोटा अंदाजा लगा लेते हैं, अगर हमें उन्हें एग्जैक्ट डाटा मिल रहा है तो एग्जैक्ट डाटा लेते हैं, और नहीं मिलता है, कोई ऐसी घटना या समस्या या टॉपिक होता है जिसके बारे में एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाता, तो हम मोटा मोटा डाटा कलेक्ट करते हैं और उनमें से फिर हम कुछ परसेंटेज के हिसाब से उसका प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं। तो हम थोड़े से बच्चों का हम सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर उन पर स्टडी करते हैं, और उसका जो भी रिजल्ट निकलता है वो हम फिर पूरे कोटा शहर के बाल श्रमिकों पर लागू कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं
कि सैंपल और सैम्पलिंग, यानी जो हम समग्र में से पूरे जो जितनी भी उस विषय से संबंधित लोग हैं उन समग्र लोगों में से कुछ थोड़े से लोगों का चुनाव करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिदर्श या सैंपल, और जिस मेथड से हम चुनते हैं उसको हम सैंपलिंग निदर्शन कहते हैं। समझ में आया? ये हम डेफिनेशन देखें तो और समझ में आ जाएगा कि गुडे एवं हार्ट ने कहा है कि एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है किसी विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि है ना। फिर हम देखें बोगार्डस के अनुसार निदर्शन पद्धति पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना। यानी हम यहाँ देखें कि ये तो सैंपल का कह रहा है कि किसी विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि है, ये हमारा सैंपल की डेफिनेशन। ये निदर्शन पद्धति सैंपलिंग के बारे में कह रहे हैं कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना, यानी चुनाव करना ये होता है निदर्शन पद्धति, और एक जो चुना हुआ जो छोटा प्रतिनिधि है भाग है वो सैंपल कहलाता है। यहाँ आप इंग्लिश वर्ड ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको प्रतिदर्श, निदर्श, निदर्शन सब नामों से जाना जाता है, लेकिन आप यहाँ पर सैंपल और सैंपलिंग दोनों शब्द का ध्यान रखें। फिर हम देखें फ्रैक-यार्टन के अनुसार निदर्शन शब्द इकाइयों के एक समूह या संपूर्ण सामग्री के एक भाग के लिए सुरक्षित होना चाहिए जिसे इस विश्वास के साथ चुना गया है कि वह संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रतिनिधित्व क्या है, जैसे अभी मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ। आगे हम देखें कि एक अच्छे निदर्शन के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए। जब हम निदर्शन चुनाव करते हैं या निदर्शन हम लेते हैं तो उसमें किस तरह का हमारा निदर्शन होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, ये हम देखें। निदर्शन संपूर्ण सामग्री का एक प्रतिनिधि अंश होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कॉलेज का एग्जाम्पल दिया कि हमारे 5 ईयर का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, सारे बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें सभी ईयर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। या हम जैसे बाल श्रमिक ले रहे हैं तो जितने भी बाल श्रमिक हैं, हर तरह के जो बाल श्रमिक हैं, हर कार्य अगर हम सभी प्रकार के कार्य करने वाले बाल श्रमिक को ले रहे हैं तो सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जो संपूर्ण है उसमें जितनी भी संपूर्ण में जो जो विशेषता है वो सारी विशेषता इस प्रतिनिधि अंश में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो संपूर्ण में से कुछ विशेषताओं वाले व्यक्ति को तो ले लिया और कुछ को छोड़ दिया, वरना हमारा जो रिजल्ट होगा वो साइंटिफिक नहीं होगा। फिर हम देखें निदर्शन का स्वरूप समग्र के अनुपात में छोटा होना चाहिए। नेचुरली जब हम सैंपल का चुनाव कर रहे हैं तो वो छोटा ही होगा, अगर हमने उसके बराबर ही लोगों को ले लिया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो समग्र है उसके अनुपात में वो छोटा होना चाहिए। निदर्शन पक्षपात और मिथ्या झुकाव से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी हमें ऐसी मेथड यूज करनी चाहिए सैंपल को चुनाव करते वक्त कि उसमें हमारा पक्षपात नहीं होना चाहिए, वरना हमारा रिजल्ट साइंटिफिक नहीं होगा। हम अपनी इच्छा अनुसार अगर किसी भी इकाइयों को चुन लेते हैं तो हमारा रिजल्ट सही नहीं निकलेगा अनुसंधान का। निदर्शन में परिशुद्धता अधिक मात्रा में होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी हम जो भी सैंपल का चुनाव कर रहे हैं उसमें हर तरह की विशेषता हो, पक्षपात नहीं हो, परफेक्ट उसका जो रेशो वो होना चाहिए। तो परिशुद्धता अधिक मात्रा में, एक्यूरेसी होनी चाहिए। निदर्शन अध्ययन विषय के अनुकूल होना चाहिए, यानी हम जो सैंपल इकाइयों का चुनाव कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारे विषय से संबंधित ही नहीं हो, यानी हमें ये भी ध्यान रखना हो कि हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उस विषय से वो परफेक्ट मैच करती हो, वो उन्हीं इकाइयों को चुनाव करें जो कि हमारे उस विषय या समस्या से संबंधित इकाइयां हो। निदर्शन की इकाइयां पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने 5 ईयर का एग्जाम्पल लिया तो पीजी में बच्चे कम होते हैं और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो हमने वहाँ से तो जितना पीजी से लिया उतना ही हम फर्स्ट ईयर से ले लेंगे तो पर्याप्त मात्रा नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि जितना हमारा जो समग्र है, जो संपूर्ण है उसका जैसे अगर मान लीजिए 1000 बच्चे और हमने केवल 10 बच्चों का ही चुनाव कर लिया तो वो पर्याप्त नहीं होगा। हमें एक परसेंटेज के आधार पर देखना होगा कि हमें कितने इकाइयों का चुनाव करना होगा। तो इस तरह से हम देखें कि सैंपल क्या है। सैंपल समग्र जितना भी हमारे विषय से संबंधित जो भी इकाइयां हैं, संपूर्ण इकाइयों में से हम कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव करते हैं, उसको हम
निदर्शन कहते हैं, और जिस मेथड से हम चुनाव करते हैं उस मेथड को हम सैंपलिंग कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि निदर्शन क्या है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि जैसे निदर्शन जैसी इकाइयों का हम अध्ययन करेंगे, चुनाव करेंगे, वैसे ही अनुसंधानकर्ता अपने उनसे डाटा कलेक्शन के टूल्स टेक्निक्स को यूज़ करेगा, उनसे डाटा भी उसी तरह का कलेक्ट करेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है अनुसंधान के चरण की, कि हमें जो सैंपल का चुनाव हमें बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे पक्षपात रहित तरीके से हमें और उसकी सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमें सैंपल का चुनाव करना होगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर ब्लड, आपने देखा होगा कि ब्लड टेस्ट जब डॉक्टर करता है तो पर्याप्त मात्रा में लेता है, ना वो कम लेता है ना ज़्यादा लेता है। अगर बहुत थोड़ा सा भी ले लेता है तो उसका वो जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं होता। तो वो एक जो रेशो है, जो उसका कि कितनी मात्रा में मुझे ब्लड की ज़रूरत है जिससे मैं प्रॉपर टेस्ट कर पाऊँ, तो उसका क्या पर्पस होता है, किस लिए वो टेस्ट कर रहा है, किस डिजीज़ के लिए टेस्ट कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए वो प्रॉपर सैंपल लेता है और फिर उसके ऊपर वो अपना लैब वर्क करता है। तो इस तरह से यही बात हमारे हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके ऊपर भी लागू होती है कि हम पूरे संपूर्ण जितनी भी जनसंख्या है उसका अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हम सैंपल का चुनाव करते हैं और उसी सैंपल पे जो रिजल्ट निकलता है वो हम पूरे यूनिवर्स, जो हमारी विषय से संबंधित जितने भी समाज के लोग हैं उस पर हम लागू कर देते हैं। तो सैंपल क्या है, सैंपलिंग क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सैंपलिंग की जो मेथड्स है, हम किस तरह से अपना सैंपल चुनते हैं, कितने प्रकार के निदर्शन की पद्धतियाँ होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।